स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको विषय से परिचित कराना चाहती हूँ। वर्तमान परिदृश्य सभी के लिए चिंतन का विषय बना हुआ है और उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। और आगामी विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए एक उम्मीद की किरण के समान है। तो वर्तमान परिदृश्य किस प्रकार प्रकृति पर प्रभाव डाल रहा है और वह प्रभाव साहित्य रचना में किस प्रकार परिलक्षित हो रहा है, इसी परिकल्पना को मेरे द्वारा एक मूर्त रूप देने का सार्थक प्रयास किया गया है। प्रवासी साहित्यकार प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा सर हैं, जिनकी सर आप वर्तमान में लंदन में रहते हैं और वहां की ओवरग्राउंड रेलवे में कार्यरत हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के इस संकट काल में आप फ्रंट लाइन वॉरियर यानी अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं और सर हम आपके इस योगदान के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और आपके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कहानियां देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में लगाई गई हैं और उनका पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। आपकी कहानियों पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अब तक 2 पीएचडी एवं 10 एमफिल की डिग्रियां भी हासिल की गई हैं। कहानीकार होने के अलावा सर आप अभिनय एवं प्रसारण के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। आपने अनु कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म अभय में नाना पाटेकर के साथ अभिनय भी किया है और दूरदर्शन का बहुचर्चित धारावाहिक शांति के लेखन टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। आपको राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आप हिंदी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान करने वाली संस्था कथा यूके के महासचिव हैं और भारत, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के विभिन्न शहरों में हिंदी कहानी कार्यशाला का आयोजन और प्रवासी हिंदी साहित्य सम्मेलनों का आयोजन भी करते हैं। सर कहने को तो आपके विषय में बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता के कारण इसी आपके अति संक्षिप्त परिचय के साथ मैं अत्यंत आदर के साथ आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। मित्रों, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मैं लंदन में रहता हूं और आज आपके साथ बातचीत करेंगे कि वर्तमान महामारी जो है उसका असर साहित्य पे क्या होगा और साहित्य में प्रकृति के चित्रण पर क्या होगा। पहले हमें ये सोचना होगा कि आज का जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य खास तौर पर, क्या उसमें कहीं प्रकृति का चित्रण हो रहा था, और अगर हो रहा था तो कैसा हो रहा था। क्या सुमित्रानंदन पंत के बाद प्रकृति हिंदी साहित्य में उसी तरह परिलक्षित होती रही है, प्रदर्शित होती रही है जैसे कि उस जमाने में हुई। बहुत लंबे अरसे से भारतीय परिवेश कुछ ऐसा बना कि हिंदी साहित्य एक तरह से केवल विरोध का साहित्य बन गया कि हर चीज का विरोध करना है, हर चीज की बुराई करनी है। भ्रष्टाचार और मजदूर और किसान, ये सब हमारे विषय बन गए और इसमें नेचर या प्रकृति कहीं पीछे रह गई। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके लिए हमें सिनेमा की तरफ देखना पड़ता है। जैसे एक विषय देश प्रेम का भी है। हमारी हिंदी साहित्य से देश प्रेम भी ठीक उसी तरह गायब हो गया जैसे कि प्रकृति। एक ऐसा समय आया कि जब हिंदी साहित्य, खास तौर पे कहानी, बाहर से निकल के घर के भीतर आ गई, गांव से निकल के महानगर में आ गई। जब महानगर में आई तो महानगर के बाद महानगर के घरों में, घरों से फ्लैट्स और फ्लैट्स से कमरे में आ गई। जब कहानी और नाटक इस तरह से बंद कमरों में घुस गए तो जाहिर है कि प्रकृति के लिए ना तो कोई स्थान बचा और ना ही कोई विवरण। अब हमें देखना ये है कि उस पीरियड की जो कहानियां हैं, जो नाटक हैं, जो साहित्य हैं, वो कैसे बदलते चले गए।
मुझे लगता है कि मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन के बाद जितने भी नाटक लिखे गए वो सब कमरे के भीतर उनका एक्शन होता था। तो जब एक्शन सारा कमरे के भीतर होगा, एक्शन सारा लिमिटेड स्पेस में होगा, तो प्रकृति के लिए खास जगह बचेगी नहीं। बहुत मुश्किल काम है कि हम जैसे लेखक जिन्हें प्रवासी कहा जाता है, हमारे पास सभी रचनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो हमारी थोड़ी सी सीमा है कि हम कितना पढ़ पाएं, कितना देख पाएं। हो सकता है कि ऐसा कुछ हमारी आंखों से ना गुजरता हो जो कि लिखा जा रहा हो प्रकृति के बारे में, मगर बाय एंड लार्ज जो साहित्य हमारी आंखों के सामने से गुजरता है या गुजरा है, उसमें हम देख रहे हैं कि या तो विचारधारा हावी है और या फिर विमर्श, दलित विमर्श, नारी विमर्श, कुछ जाति विशेष विमर्श। तो ये कुछ इस तरह के दबाव पड़े हैं हिंदी साहित्य पे कि लेखक या कवि दूर होते गए हैं प्रकृति से। वो जमाना खत्म हो गया जब हम सुना करते थे खूबसूरत सी पंक्तियां, जब सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, बारिश, सर्दी, इन सब को खूबसूरत ढंग से हमारे कवि और हमारे लेखक अपनी रचनाओं में लाया करते थे। मगर ये कुछ पुरानी बातें हो गई हैं। आज तो स्थिति ये हो गई है कि यदि कोई लेखक प्रकृति के बारे में लिखता है तो जो तथाकथित मुख्य धारा के आलोचक हैं वो उसे गंभीरता से लेते नहीं हैं, और हमारा लेखक ये सोचने को विवश हो जाता है कि प्रकृति हमसे इतनी दूर क्यों हो गई। और जब कभी हम प्रकृति के नाम पे सोचते हैं तो एक कोहरा, एक धुंध क्यों छाई रहती है। जिस तरह प्रकृति को प्रदूषण ने ढक लिया है, उसी तरह हमारे लेखन में प्रकृति के ऊपर एक अजीब सा कोहरा छा गया है, क्योंकि हम उसकी ओर ना तो देखते हैं ना उस पर लिखते हैं। प्रकृति जब विनाश करती है तो उसे हमने साहित्य में काफी देखा है। हमने देखा कि सुनामी आई, उससे पहले किसी ने नाम भी नहीं सुन रखा था कि सुनामी होती क्या है, मगर सुनामी के आने के बाद साहित्य में कविताओं की एक सुनामी आ गई। हर दूसरी कविता सुनामी पर आधारित थी, सुनामी के बारे में थी। तो अब ये देखिए कि कितना अजीब सा रिएक्शन है कि जो प्रकृति की सुंदरता है वो तो हमारे लेखन से गायब होती जा रही है और होती गई है, मगर जो प्रकृति का विनाश है उससे शायद डर कर या उससे इन्फ्लुएंस होकर जब कभी कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, भूकंप आता है, तो हमारे लेखन में प्रकृति का जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसने हमारा समाज के अंदर स्थिरता पैदा की है, वो हमारे लेखन में आ जाती है। और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो लेखन है वो सकारात्मक नहीं रहा। हमारे लेखन में हमेशा कहीं कुछ नारेबाजी आ गई है, कहीं विमर्श आ गया है, कहीं विचारधारा आ गई है। जो सहज किस्म का लेखन था, जो दिल से दिल तक पहुंचता था, उस लेखन के लिए शायद या तो समय नहीं है, या तो सोच नहीं है, या तो हालात नहीं है। हमारे हालात ने हमारी सोच को कुछ इस तरह से प्रभावित किया है कि हम केवल और केवल आक्रोश और एक तरह से केवल विद्रोह को साहित्य समझ बैठे हैं। आम आदमी की केवल समस्या नहीं होती। आम आदमी, हमारा भारत का आम आदमी तो त्योहारों से लबरेज है, भरपूर है। वो हर
स्थिति में खुश होके गा लेता है, नाच लेता है। हमारे यहाँ ढोल की थाप पे सारे दुखों का अंत हो जाता है, मगर साहित्य में ऐसा नहीं होता। साहित्य जो कोरोना महामारी से पहले लिखा जा रहा था, उसने शायद प्रकृति को पहले से तिलांजलि दे दी थी। अब बात आती है कोरोना महामारी की। कोरोना जैसा भयानक रोग हमने पहले सुना नहीं था। इसने हमें विश्वमारी नाम का नया शब्द भी दिया है, क्योंकि सही मायने में अंतरराष्ट्रीय अगर कोई महामारी बनी है तो वो कोविड-19 है। कोविड-19 तो सचमुच हवाई जहाजों पे सवार होके एक देश से दूसरे देश में गया। उसने पूरे विश्व को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया। एक तरफ चीन में लोग मर रहे हैं तो अमेरिका में लाख लोग मर गए, यूरोप में लाखों लोग मर गए, और भारत, रूस और नॉर्थ ईस्ट कुछ भी नहीं बचा। हर जगह इस महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया। जहां एक तरफ प्रिंस चार्ल्स को भी ये बीमारी हुई, हमारे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी बीमारी हुई, तो एक आम सफाई कर्मचारी भी इससे नहीं बच पाया। इस महामारी ने हमारे समाज के दिलों में एक खौफ पैदा कर दिया, एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा डर कि जिससे उबर पाने में बहुत समय लगेगा। इसने हम लोगों की जो रहने के ढंग को इतना बदल दिया है कि आज एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा इंसान इस बीमारी से ग्रस्त होगा या इस बीमारी को अपने साथ लेके चल रहा है, जो हमें ये बीमारी दे के आसानी से चुपके से निकल ना जाए। तो मित्रों, आज जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि एक स्थायी फीचर बन जाए हमारे जीवन का। जो मास्क है वो हमारे चेहरे की पहचान को कहीं अपने पीछे छुपा ना दे। लेकिन हम लोग तो बहुत क्रिएटिव हैं, और आपको पता है कि कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं हम लोग। अब आजकल भारत में ऐसे मास्क बना रहे हैं जो आपके चेहरे के हिसाब से बनाए जाएंगे, और उस पर आपके चेहरे की उतनी ही फोटो छपेगी जितना आपका चेहरा मास्क लगाने से छुपता है। तो मास्क लगाने के बाद भी आपका चेहरा पूरा दिखाई दे, ये एक नई इंडस्ट्री बन गई है। तो क्रिएटिविटी केवल साहित्य में नहीं है, क्रिएटिविटी जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी है, और इस महामारी ने उन लोगों को ये क्रिएटिविटी दी है जिन्होंने समझा कि जो मास्क हैं उन्हें भी इस तरह से रेलेवेंट बना के चित्रकारी के जरिए, फोटोग्राफ के जरिए एक क्रिएटिव एलिमेंट बनाया जा सकता है। महामारी ने ये दहशत पैदा की है कि आज सब लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं, और सबको ये मालूम है कि बचने का एक ही तरीका है कि घर में बंद हो जाइए। अगर आप घर में बंद होंगे तभी आप इस बीमारी के होने से बच सकते हैं। घर में बंद होना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, ये सब बीमारी का इलाज नहीं है, मगर ये सच है कि ये अगर बीमारी से बचना है, अगर चाहते हैं कि बीमारी हमें न लगे, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही होगा। और ये पूरे विश्व में हुआ, लेकिन कहीं इसको शुरू करने में देर हो गई, कहीं इसके डर को समझा नहीं गया, कहीं इसके खतरे को भांपा नहीं गया। तो इसलिए अलग अलग देशों में मृतकों की संख्या अलग अलग है। भारत में क्योंकि जगह जगह पे धारावी जैसे स्लम्स हैं, वहां इस बात का खतरा बहुत ज्यादा है कि जहां कुछ व्यक्तियों को ये इस वायरस ने पकड़ा तो उसके बाद ये फैलता चला जाएगा। इसके रुकने का कोई तरीका नहीं बन पाएगा। तो सावधानी बरतना ज्यादा श्रेयस्कर है इलाज ढूंढने के बजाय। इलाज तो हमारे वैज्ञानिक ढूंढेंगे। इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड,
भारत, जर्मनी, सब जगह के वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने के खोज में लगे हुए हैं। इलाज मिलेगा ये भी कोई पक्का तय नहीं है, क्योंकि आज तक एड्स वायरस का इलाज नहीं मिला है। तो कोरोना कोविड-19 का मिल पाएगा, इस बारे में कुछ पक्के तरीके से कहना आसान नहीं होगा। ये बीमारी कब तक हमारे साथ रहेगी, ये कहना भी बहुत आसान नहीं है। क्या ये हमारे जीवन काल में खत्म हो जाएगी? क्या हम इस बीमारी से निजात पाएंगे? क्या ये वायरस हमें छोड़ेगा या ये वायरस हमें जकड़ा रहेगा? क्या हम या हमारी अगली पीढ़ी इस वायरस से मुक्त जिंदगी बिता पाएगी? ये बहुत से सवाल हैं। अब सवाल उठता है साहित्य कोविड-19 के बाद। बात यह है कि आज साहित्यकार घर में बंद है। साहित्यकार लिखता वही है जो देखता है, जो महसूस करता है, जो उसके जीवन से जुड़ा होता है। जब प्रकृति दिखाई ही नहीं देगी तो वो हमारे साहित्य में कैसे आएगी? जबकि प्रकृति की तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया था उस समय जब प्रकृति दिखाई देती थी, उस समय प्रकृति पर एक कोहरा छाया हुआ था। कोविड-19 की वजह से कारें चलनी बंद हुई हैं, ट्रक चलने कम हुए हैं, हवाई जहाज चलने बंद हो गए हैं, तो आज प्रकृति हमें दिखाई दे रही है। कुछ मित्र बता रहे थे कि वो जलंधर से देख पाते हैं हिमाचल की चोटियां, बहुत दूर दूर से हिमालय दिखाई देने लगा है। अगर इस तरह से आसमान साफ हो गया है और हम उस प्रकृति को देख नहीं पा रहे, हम अपने घरों में, अपने फ्लैट्स में बंद हैं, तो अब जो थीम हमारे साहित्य में आएंगे, जाहिर है कि वो प्रकृति से जुड़े हुए थीम तो हो ही नहीं सकते। वो थीम होंगे रिश्तों को लेकर, वो थीम होंगे समाज पर कोरोना के प्रभाव को लेकर कि किस तरह का प्रभाव हुआ है, किस तरह नौकरियां गई हैं, किस तरह वो लोग जो कल टेलीविजन पर ग्लैमरस चेहरे दिखाते थे वो किस तरह आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनके पास अपने किराया देने के पैसे तक नहीं हैं। ये जहां एक तरफ प्रवासी मजदूर हैं जो अपने सर पर सामान उठाए उंगली पकड़ के बच्चों की पैदल चले जा रहे हैं सैकड़ों हजारों मील दूर अपने गांव पहुंचने के लिए, कहीं उन्हें ये विश्वास है कि गांव उन्हें बचा लेगा, और इसी तरह से वो लोग जो कल तक 1-1 लाख रुपया महीना कमाते थे वो अचानक घर बैठ गए हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, जिंदगी इनके साथ क्या बर्ताव करेगी? हमारे लेखन में ये सब थीम आएंगे। हमारे लेखन में ये थीम भी आएंगे कि कैसे अचानक पति पत्नी के एक साथ रहने से रिश्तों में कैसी मिठास आ गई है। हमारे लेखन में ये थीम भी आएंगे कि कैसे अचानक साथ रहने की वजह से रिश्तों में कैसे कड़वाहट आ गई है। अगर एक तरफ पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के खाना खा रहा है तो दूसरी तरफ अचानक बच्चों के विकास में भी मुश्किल हो रही है। वो बच्चे जो खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टेनिस खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, वो मजबूर हो गए हैं घर में बैठने को। सिनेमा बंद हो गए हैं, थिएटर बंद हो गए हैं। थिएटर के कलाकारों का क्या होगा? थिएटर के कलाकार तो वैसे भी बहुत कम पैसे कमा पाते हैं थिएटर के जरिए। आज अचानक जब थिएटर बंद हो गए तो वो कलाकार, वो लेखक, वो क्या करेंगे? किस तरह अपना जीवन जिएंगे? हम इस तरह के थीम्स को अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में, अपने उपन्यासों में उठाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इस कोविड-19 ने किस तरह से हमारे लेखन को प्रभावित किया है। हम साहित्यकार एक बात का ध्यान रखें कि हमें अपना साहित्य लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले कोविड-19 का काल निकल जाए, इसकी दहशत से हम मुक्त हो जाएं। दहशत में लिखा गया साहित्य वो लॉन्गर लास्टिंग नहीं होगा, वो
अल्पकालिक साहित्य होगा। हमें इस बात को अपने दिमाग में खास तौर पे जगह दे देनी है कि हम पत्रकार नहीं हैं, हमारा काम प्रतिक्रिया देना नहीं है, हम साहित्यकार हैं, हम साहित्य रचते हैं, हम न्यूज समाचार नहीं देते हैं। न्यूज समाचार देने का काम जिनका है वो तो चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों के कान फाड़ ही रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उनका सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने मीडिया धर्म को निभाएं और इसके साथ शालीनता से उस जमाने को वापस लाएं जब समाचार को समाचार की तरह दिया जाता था और उसमें विचार ज्यादा हावी नहीं होता था, केवल सूचना मिलती थी कि ये हो गया। आज जब हम बैठ के टेलीविजन पर शोर शराबे का माहौल देखते हैं, किसी की बात समझ नहीं आती है, तो सवाल उठता है कि क्या ये पत्रकारिता है? तो जिस तरह लाउड पत्रकारिता पे सवाल उठ रहे हैं, जो त्वरित हिंदी साहित्य होगा वो भी उतना ही लाउड होगा जैसा कि आज लाउड पत्रकारिता हो रही है। हमें साहित्य को इस लाउडनेस से बचाना होगा। हमारा साहित्य चिल्लाए नहीं, हमारा साहित्य आहिस्ता से, चुपके चुपके, प्यार से, सहज तरीके से इन सारे हालात को अपने पाठकों तक पहुंचाए जिससे हम आज गुजरे हैं। और एक बात का ध्यान रहे कि हम जब भी लिखें साहित्यकार की तरह लिखें, साहित्य को एक राजनीतिज्ञ की तरह ना लिखें। ऐसा ना हो कि जो हम कहना चाहते हैं वो हमारी राजनीतिक सोच के रंग में रंग जाए और जो आम आदमी की पीड़ा है वो आम आदमी की पीड़ा ना होकर एक राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाए। आज भारत में राजनीतिज्ञ कोविड-19 पर भी राजनीति कर रहे हैं। हमें बचना होगा, हमें देखना होगा कि जो दर्द है वो दर्द की तरह हमारे पन्नों पर आए, हमारे कलम से आम आदमी का दर्द निकलकर हमारी साहित्य में पहुंचे और उस साहित्य को जब लोग पढ़ें तो वो कहें कि हाँ, कोरोना काल में डर था, दहशत थी, माहौल था, मगर हमारे साहित्यकार ने मैच्योरिटी का परिचय देते हुए ऐसा साहित्य रचा कि आज का जो काल है हमारा साहित्य उसका इतिहास बने। धन्यवाद।